नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक कानून साज काउंसिल में गौकशी पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया है। इंसदाद गौकशी बिल 2020 मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें, ओपोजिशन जमातों के जबरदस्त एहतजाज के दरमियान बिल मंजूर हो गया है। 100 वोट से गौकशी पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया है। ऐवान में कांग्रेस और जेडीएस के अरकान की तादाद ज्यादा थी। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस और जेडीएस के अरकान की तादाद ज्यादा थी। इसके बावजूद इंसदाद गौकशी बिल मंजूर कर लिया गया है। काउंसिल के नायब चेयरमैन प्रणेश ने बिल को मंजूरी दे दी। काफी अहम खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक कानून साज काउंसिल में गौकशी पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया है। काफी सियासत इस पूरे मामले पर चल रही थी और इसी बीच अब बड़ी खबर जो सामने आ रही है, कानून साज काउंसिल में गौकशी पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया है। ऑपोजिशन जमातों के जबरदस्त एहतजाज के दरमियान ये बिल मंजूर कर लिया गया है। 100 वोट से गौकशी पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें, कर्नाटक में कई तबके ऐसे, कई कम्युनिटीज ऐसी जो इस बिल की मुखालफत कर रहे थे, जिनका रोजगार और गौकशी पर और इस मामले पर जुड़ा हुआ था। वो काफी इस पर ऑपोजिशन भी जमातें जो है वो भी इस पर एहतजाज कर रहे थे। लेकिन इस दरमियान जो है 100 वोट से गौकशी पर पाबंदी का ये बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें, ऐवान में कांग्रेस और जेडीएस के अरकान की तादाद ज्यादा थी। बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस और जेडीएस के अरकान की तादाद ज्यादा थी और इसके बावजूद इंसदाद गौकशी बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में अक़लियतों के बजट में इजाफा किया जाए। आने वाले रियासत के सालाना बजट में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाए। इस मुताबिक को लेकर कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम की सदारत में एक वफ्द ने आज वज़ीर आला BS येदियुरप्पा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से खिताब करते हुए अब्दुल अजीम ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से दीगर महकमों के साथ अक़लियती महकमे के बजट में भी कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर मुनासिब बजट फराहम नहीं किया गया तो अक़लियतों की कई फलाही स्कीमें बंद हो सकती है। इस मसले पर वज़ीर आला को तहरीरी तौर पर यादाश्त पेश की गई है। स्कीमें आप जो है माइनॉरिटी डायरेक्टर्स की तरफ से या KMDC की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसको फुलफिल नहीं कर सक रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा 2140.5 करोड़ का बजट जो है 2017 और 18 में था और 2020 और 21 में बजट की कटौती होकर 650.3 करोड़ का बजट हुआ है। ये 650.3 करोड़ के अंदर जो है जितने भी अक़लियतों के फलाह बहबूदी की स्कीमें हैं वो स्कीमों वो हमने मुकम्मल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने बजट में इजाफे की मांग की है कि अब ये इस बार का खाली हमने एजुकेशन के लिए सिर्फ स्पेशली 160 to 170 करोड़ चाहिए। तो वो हमने उनको बतलाया है कि उनको सभी बोला है कि एजुकेशन जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमको उनके लिए दे चुके हैं। हमें अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर नहीं दिए तो ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो ये काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार की तरफ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे बोल के हम लोग 380 करोड़ रुपीज़ तक का भी हम 350 to 380 करोड़। सऊदी अरब के जरिए हाल ही में 20 ममालिक के लोगों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी गई है। इन 20 ममालिक में हिंदुस्तान भी शामिल है। कोरोना वबा को लेकर ये पाबंदी 17 मई तक लगाई गई है। ऐसे में इस साल भी सफर हज को लेकर अंदेशा लगाया हुआ है। हिंदुस्तान से हर साल 2 लाख आज़मीन हज सऊदी अरब जाते हैं। साल 2019 में 2 लाख अफराद सफर हज पर गए थे। हालांकि 2020 में कोरोना वबा की वजह से सऊदी अरब कोई भी फरीज़ा हज अदा करने के लिए नहीं जा सका। लेकिन हाल ही में सऊदी अरब हुकूमत के जरिए 17 मई तक 20 ममालिक की परवाजों पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में सफर हज को लेकर तशवीश लाहक हो गई है और हुकूमत से अपील की जा रही है कि वो आगे बढ़कर सऊदी हुकूमत से बात करें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी लगभग नंबर 2 है अगर दुनिया की मुल्कों की आबादी देखा जाए। और बट एट द सेम टाइम ये भी साफ़ है कि ये जो मौजूदा बीजेपी सरकार है
वो मुसलमानों के तरफ क्या रुझान है उनका। इतनी आबादी रहते हुए अगर हज के बारे में इन्होंने शुरू से फ़ैसला नहीं किया होता या उसका तोड़ नहीं निकाला होता तो आज हमारे मुल्क से भी हाजी जा सकते। मैं तो अभी भी उम्मीद करता हूँ कि उस पर जल्द से जल्द पहल होनी चाहिए। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं बाकी दुनिया के मुसलमान की तरह यहाँ के भी मुसलमान चाहते हैं कि हज हो उनका, और जब बाकी जगह के मुसलमान को हज करने का मौका मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। गुज़िश्ता बरस हज को लेकर हिंदुस्तान की तैयारियां मुकम्मल थीं। आज़मीन के जरिए सफर के लिए पैसे भी जमा करवा दिए गए थे, लेकिन कोरोना की वजह से हिंदुस्तान से सफर हज को मंसूख कर देना पड़ा। रवां साल हज को लेकर मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ किया कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं, लेकिन फैसला सऊदी अरब को करना है। मुख्तार अब्बास नकवी ने तस्लीम किया कि अभी तक कोई मुआहदा नहीं हो सका है। हज सऊदी अरब में होता है, मक्के मदीने में होता है। सऊदी अरब की सरकार लोगों की सेहत और सलामती के दृष्टि से जो भी इस वक्त पैंडमिक है, पैंडमिक के को ध्यान में रख कर के जो भी फैसला करेगा उस फैसले के साथ हम लोगों को जाना होगा। जहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट का सवाल है, हमारी मिनिस्ट्री का सवाल है, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमने जो है वो एयरलाइंसेस से भी जो है वो समझौते हो चुके हैं। लोगों के जाने का भी शेड्यूल हमने बना दिया है। एम्बार्केशन पॉइंट्स की भी जो तैयारियां हैं वो कर दी हैं, लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि अभी तक हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार थमी है, लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी पहले ही साफ कर चुके हैं कि आज़मीन हज को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि दूसरे ममालिक की तरह हिंदुस्तान के लोग भी मुक़द्दस सफर पर जाएं और इसमें हिंदुस्तानी हुकूमत आगे बढ़कर पहल करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए सियासी जमातों के साथ गैर सियासी तंजीमें भी सरगर्म है। सेक्युलर जमातों की हिमायत में जमात इस्लामी हिंद की बंगाल शाख ने रियासत के हर तबके में बेदारी मुहिम चलाने का फैसला किया है। अमीर जमात मौलाना अब्दुल रफीक ने रियासत में बढ़ती सियासी कशीदगी को अफसोसनाक बताते हुए सेक्युलर जमातों को मजबूत बनाने के लिए काम करने का फैसला किया है। ख्याल रहे कि जमात इस्लामी हिंद रियासत में लेफ्ट कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को एक मुतहिदा फ्रंट के तहत एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। वहीं अब जमात ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए वोटरों में बेदारी मुहिम चलाने का फैसला किया है। कि इत्तेहाद होना चाहिए। कांग्रेस और सीपीएम जोट हुकूमत में आने की उस पोजीशन में नहीं होंगे, और तृणमूल कांग्रेस भी अलग से अगर इंतखाब में हिस्सा लेता है तो उसमें भी तृणमूल कांग्रेस अकेला बीजेपी को हराने की काबिलियत में कुछ डाउट महसूस होता है। और ये बात तो आवाम में है, इस तरह की कुछ बातचीत हो रहा है कि मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस के साथ है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के साथ अगर पूरा मुस्लिम वोट भी आ जाए और हिंदू वोट पोलराइज हो जाए बीजेपी की तरफ तो उससे फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमने इस बात को कन्वे भी किया है कि मुस्लिम वोट के बारे में ज़्यादा बातचीत ना करें, हिंदू वोट के बारे में ज़्यादा बातचीत करें कि हिंदू वोट पोलराइज ना हो, हिंदू वोट सेकुलर पार्टीज़ को हिंदू वोट आए। और बीजेपी की जो खतरा है, बीजेपी की खतरा मुसलमानों के लिए है, लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू के लिए है। मालेगांव शहर के साबिक रुकन असेंबली और कांग्रेस के सीनियर लीडर असेंबली आसिफ शेख रशीद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आसिफ शेख रशीद ने मालेगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने पार्टी छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई। आसिफ शेख रशीद रियासी सतह पर अक़लियती तबके में कांग्रेस का एक अहम चेहरा माने जाते थे। उनके पार्टी छोड़ने की वजह से कांग्रेस को खुसूसन अक़लियती तबके में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। को मैंने ये फैसला किया हूं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले साहब को आज मैंने एक मेल किया हूं, लेटर मैंने उनको रवाना किया हूं, और उसके अंदर मेरे निजी कारण मैं अब कांग्रेस पार्टी में काम नहीं कर सकता। ये मेरा निजी फैसला है और इसके लिए मैंने कांग्रेस पक्ष से राजीनामा भेजा हूं। मैं उनसे चर्चा करूंगा, उनकी राय जानूंगा।
मुंबई में रिहाइश पजीर उत्तर प्रदेश के तमाम अजला के लोगों को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने मुंबई में कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र समाजवादी पार्टी काफी सरगर्म हो गई है। आजमगढ़ जिला कमेटी की तश्कील के बाद पार्टी मुंबई में उत्तर प्रदेश के हर जिले का एक महासंघ बनाएगी और मुंबई में बसने वाले तमाम शुमाली हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। होती है उपजाऊ होती है, वहीं खेती की जाती है। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत पार्टी है और उसी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कम से कम 40-50 लाख लोग यहाँ रहते हैं, तो मैं उनको अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। और मेरा सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि जो 2022 में यूपी का इलेक्शन है, उस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के साथ लोग जुड़े रहें, क्योंकि कांग्रेस के तर्जुमान और राज्यसभा रुकन सईद नासिर हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म के राज्यसभा में दिए गए बयान पर एतराज़ जताया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए सईद नासिर हुसैन ने कहा कि ये सिर्फ एक तकरीर थी और तकरीर से पेट नहीं भरा करता। पेट नहीं पलेगा, भाषण से लोगों को रोजी रोटी नहीं मिलेगी। आप भाषण 2014 से लेकर अब तक भाषण ही हो रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां तो आए नहीं, नौकरियां चले गए, 15 लाख रुपए तो आए नहीं। आप इतने आपने दिए कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं कुछ भी आज हो नहीं रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं है। हर क्षेत्र में गिरावट ही गिरावट आ रही है। जीडीपी गिरते जा रहा है। आप जो है ये कह रहेंगे अब इतना जीडीपी की संभावना है, इतने ग्रोथ, इतने रेट से इकोनॉमिक ग्रोथ होने की संभावना है। ये संभावना पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं लगातार गिरते जा रही है आपके ये। तो मुझे ये लग रहा है कि भाषण पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट में जाकर लोगों को वर्गलाना, लोगों को उम्मीद दिलाना, लोगों को यकीन दिलाना कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, इससे जो है देश कहीं पहुंच नहीं सकता, देश पीछे ही जाएगा। कोरोना कहर और लॉकडाउन की मुश्किलात के सबब न सिर्फ अवामी ज़िंदगी मुतासर हुई थी, बल्कि बहुत ऐसे तलबा भी रहे जिन्होंने माली मुश्किलात के सबब अपने तालीमी सिलसिले को मुनक़ता कर दिया था। भोपाल मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने माली मुश्किलात के सबब तालीमी सिलसिला मुनक़ता करने वालों को वजीफ़ा फराहम करके उनके तालीमी सिलसिले को जारी रखने की मुहिम शुरू की है। सोसाइटी ने इसके लिए बाज़ाब्ता मुहिम शुरू की और जिन तलबा ने अपने घर वालों की मुश्किलात के सबब तालीमी सिलसिला मुनक़ता कर दिया था, उन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का न सिर्फ कदम उठाया है, बल्कि उनकी करियर काउंसलिंग भी शुरू कर दी है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने ऐसे तलबा और मुंतज़मीन के साथ माहिरीन तालीम से खास बातचीत की है। तालीम में दुनिया की तमाम कामयाबी का राज पोशीदा है। जो कौमें तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हैं, पूरी दुनिया उनके कदमों पर झुकी हुई है। लेकिन वो कौम जिसको इकरा से पढ़ने का बार बार तलकीन की गई, आज वही सबसे ज़्यादा पसमानदा है। भोपाल में बहुत सारी तंजीमें हैं, लेकिन मिकेप्स का अपना एक वजूद है और पिछली 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे की बात करें तो उसने इस मैदान में बड़ा काम किया है। कोरोना कहर, उसके बाद लॉकडाउन के बाद तालीमी सिलसिला जो शुरू हुआ, तो उसमें बच्चों को वजीफ़े के साथ साथ उनको स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप के साथ उनको कोचिंग गाइडेंस का सिलसिला शुरू किया। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ पर गेस्ट भी मौजूद हैं और इंतज़ामिया के लोग भी उनसे जानते हैं कि ये कोरोना के बाद हम देखते हैं बच्चे जहाँ पर ज़हनी तवाज़ुन अपना खोते नज़र आ रहे थे, इस तरह की तहरीक से कितना फ़ायदा मिला? देखिए, सच्ची बात यह है कि कोरोना ने बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, और न सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके वालिदैन को भी। और हमने ये देखा कि बहुत से वालिदैन इस पर मजबूर थे कि वो इस कोरोना पीरियड में, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया था कि इनको ट्यूशन फ़ीस तो अदा ही करना होगी, तो जो बच्चे ट्यूशन फ़ीस भी अदा नहीं कर पा रहे थे तो उनके पेरेंट्स इस पर मजबूर हो गए थे कि वो उनका नाम स्कूल से कटवा दें और पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता कर दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मीकैप्स ने ये बीड़ा उठाया कि इस तरह के जितने भी बच्चे थे, और ख़ास तौर से एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जिनके वालिद नहीं हैं और माएँ किसी तरह मेहनत मजदूरी करके कहीं काम करके उनकी तालीम का सिलसिला जारी रखना चाहती हैं। आज हमने उसी तरह के ज़्यादातर बच्चों को यहाँ बुलाया था और उनको वज़ाइफ तकसीम किए। तो मीकैप से इस वक्त जितनी भी मुश्किलात मेरी घर की है, वो सब मेरी माँ की, और जितनी भी परेशानी है वो सारी सॉर्ट आउट हो गई। जी, जो इस वक्त कोरोना क्वारंटीन में जो भी मीकैप से हमें जो मिल रही हैं, वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और मतलब बहुत ही ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। नहीं तो हम मतलब पढ़ भी नहीं पाते, और हम जो पढ़ाई को हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं
वो इसकी स्कॉलरशिप्स वगैरह से जो भी हमें ज़रूरत मिल रही है, मीकेप से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें अब ज़िंदगी का एक पार्ट समझना चाहिए कि हेल्प टू अदर्स। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तो हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एक तो ये हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें मदद करें, और ये हमेशा के लिए एक सवाब का ज़रिया बनेगा। हम ऐसे जो पढ़ेंगे, जो इस सिस्टम से फ़ायदा उठाएंगे या इसमें किसी लाइन पे आएंगे, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि आज सिस्टम में गवर्नमेंट से उम्मीद मत करिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद मत करिए, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद करिए। तालीम से तदबीर, तदबीर से तंजीम और तंजीम से तिजारत की जो है बात, और फिर बच्चों को हुनर सिखाने की जरूरत है ताकि बच्चे जो है खुद भी पढ़ें और इसके साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ाने का मौका फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमाए अहल सुन्नत वल जमात ने तहफ़्फ़ुज़ रिसालत बोर्ड के नाम से बाज़ाब्ता एक इदारे का क़याम अमल में लाया है। इसके सदर और मारूफ आलिम दीन मौलाना सईद नूरी इन दिनों रियासत के मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज वो नांदेड़ पहुंचे। उनके साथ उलमा का एक वफ्द भी तशरीफ़ लाया है। इस मौके पर मौलाना सईद नूरी ने अपनी तकरीर में कहा है कि आज दुश्मनान इस्लाम की जानिब से पह दर पे शान रिसालत में गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही हैं। इसके सद्देबाब के लिए उलमाए अहल सुन्नत वल जमात ने बाहमी राय मशवरे से ये तय किया है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम से बाज़ाब्ता एक बोर्ड तश्कील दिया जाए, और उसमें जहां एक तरफ उलमा और दानिश्वरों को शामिल किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ कानूनी माहिरीन को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सके। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड की तश्कील इसलिए दी गई है कि आए दिन माज़अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में, सहाबा कराम की शान में, अहले बैत अतहार की शान में, औलिया कराम की शान में तौहीनें हो रही हैं। उसके सद्देबाब के लिए कि कानूनी तौर पर उसका सद्देबाब किस तरीके से किया जाए, इसलिए इसकी तश्कील की गई बोर्ड की। जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड के जो ज़िम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसी की कड़ी आज यहाँ पर वाइट हाउस में उलमाए कराम और नांदेड़ के सुन्नी तंजीमों के अराकीन की एक मुख्तसर नशिस्त हुई। काफ़ी कामयाब नशिस्त रही। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे में शहर नांदेड़ से जिस तरह भी इस तहरीक को ताउन की ज़रूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा तैयार हैं और इस तहरीक को इंशाअल्लाह मिलकर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। MDH किचन किंग मसाला, लाइक मैजिक। ताज़ा खबर सुबह के 9 बज चुके हैं। ताज़ा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल सभा हर रोक दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर आज शिवसेना सरबरा और महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की जानिब से चादर पेश की गई। बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज के 800वें उर्स के शुरू होने से कबल उद्धव ठाकरे की जानिब से ख्वाजा के दरबार में चादर पेश की गई। शिवसेना के यूथ लीडर राहुल कनाल अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंचे और चादर पेश की। हम यहाँ पे आए हैं और कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से इस बार हमने हमारे पार्टी की उद्धव साहब हमारे मुख्यमंत्री की चादर आदिल भाई की तरह हाथ में दे दी है और जब गाइडलाइन सही होगी तब वो पेश की जाएगी। और हर बार की तरह बस दरवाजे पे आके यही दिल से तमन्ना निकली कि जल्द से जल्द कोविड की जो प्रकोपना है वो पूरे हिंदुस्तान से साफ़ हो जाए। आमीन। और हम जल्द ही जल्द हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के साथ वापस गरीब नवाज के बुलावे पे यहाँ पे दरवाजे पे आ सके। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 890वें उर्स का आगाज़ होने वाला है। बरसों पुरानी रिवायत के मुताबिक आज बुलंद दरवाजे पर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। परचम कुशाई के बाद ज़ायरीन ख्वाजा अजमेरी के उर्स के लिए अजमेर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स का ये परचम हर साल भिलवाड़ा का गौरी ख़ानदान लेकर आता है। गौरी ख़ानदान को दरगाह की अकबरी मस्जिद के पास ठहराया जाता है। ये परचम हर साल कदीम हवेली मुल्तवी साहब में रखा हुआ होता है। ये परचम कदीम रस्म के मुताबिक सईद मारूफ अहमद की सदारत में हवेली से दरगाह गेस्ट हाउस तक लाया गया, जहां से जुलूस की शक्ल में दरगाह के बुलंद दरवाजे पर लगाया गया। परचम के जुलूस में मलंग और कलंदर करतब दिखाते नजर आते हैं। इस मौके पर लोगों की कसीर तादाद मौजूद रही। नवाज की बारगाह में झंडे की रस्म अदा हुई, जिसमें तमाम ज़ायरीनों ने हाज़िरी दी और अपनी अपनी मुरादें मांगी। ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स का आज जो निशान जो झंडा लहराया है, इससे के 4 दिन के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स शरीफ मनाया जाएगा 809वां, जिसके अंदर गरीब नवाज़ के आशिक अपने अपनी मुरादें मांगने के लिए चले आएंगे। 12 फरवरी से गरीब नवाज़ का जन्नती दरवाज़ा खोला जाएगा, उसके लिए तमाम हाज़िरी के लिए आएंगे। ये गरीब नवाज़ का उर्स मुबारक 9 दिन चलेगा, 1 रजब से लेकर 9 रजब, 12 फरवरी से 22 फरवरी तक। इसमें तमाम ज़ायरीन अपनी अपनी हाज़िरियाँ करेंगे। जो लोग गैर हाजिर रहेंगे उनके लिए दरबार ख्वाजा में हम सभी दुआ करेंगे। मालेगांव शहर में अबनाए नदवा की जानिब से जदीद तालीमी पॉलिसी और मुस्तकबिल के खदशात के उन्वान से एक इल्मी मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मुल्क के हालात, हुकूमत हिंद की जानिब से लादी जाने वाली नई तालीमी पॉलिसी और उसके ताल्लुक से मुसलमानों का लाहे अमल पर मौलाना मोहम्मद इलियास भटकली नदवी ने रोशनी डालते हुए कहा कि ये 20 करोड़ मुसलमानों को नज़रअंदाज करके मुल्क की तरक्की के ख्वाब नहीं देखे जा सकते। मरकज़ी हुकूमत की नई तालीमी पॉलिसी का भरपूर तरीके से भगवाकरण कर लिया गया है। इस नई तालीमी पॉलिसी में साल 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक उर्दू बोलने वाले 6 करोड़ से ज़ायद अफराद के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ 24,000 संस्कृत बोलने वालों के लिए वाज़े मकाम दिया गया है। सामने आई है एजुकेशनल पॉलिसी 2020। ऐसा महसूस होता है कि इसमें ख़ास कल्चर और तहजीब और फ़िक्र और नज़रिए को मुसल्लत करने की कोशिश की गई है। अगर तालीमी मकसूद होता और यहाँ के बाशिंदों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाना होता तो तालीम के ताल्लुक़ से, उनकी तरक्की के ताल्लुक़ से वाज़े मंसूबे सामने आ। महाराष्ट्र का मुस्लिम अक्सरियती और सनती शहर भिवंडी इंतजामिया की लापरवाही के सबब आज भी न सिर्फ गैर तरक्की याफ्ता है बल्कि आज भी कई अहम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। इसकी वजह से यहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अदम दिलचस्पी बताया जा रहा है, जिस पर यहाँ के समाजवादी पार्टी ML रईस शेख ने विधान भवन के MLAs की टीम का कॉरपोरेशन का दौरा करवाया और उनके कामकाज के तरीक़ेकार का जायजा भी लिया। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर।